हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक नेम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से तैयार करना है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास कम से कम 3 चैप्टर के अंदर ये यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। एडमिशन के अंदर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जी, रिटायरमेंट में भी और डेथ के अंदर भी। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना किस तरीके से है, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, री मतलब होता है दोबारा से, ठीक है। वैल्यू में वैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को आपने एक तरीके से दोबारा जज करना है कि आज की डेट पे किसी भी चीज़ की मीन्स असेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, वो हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि फर्म के रिकंस्टिट्यूशंस होने पर हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, उससे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है। देखो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि फर्म का दोबारा से आपने रिकंस्टिट्यूट करना, मतलब दोबारा से आपने अपनी फर्म को तैयार करना है। देखो, मेनली रिकंस्टिट्यूशन कब हो सकता है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर की रेशियो में चेंजेस आ जाता है तो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। फिर अगला है एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ दी पार्टनर, कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो भी आपने रिकंस्टिट्यूशन करना है जी। तो मतलब ये हमारा बेसिकली मीनिंग है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सीबीएसई के अंदर कभी भी इनका मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब हमारा ये बनाना कैसे है, किस तरीके से बनाना है। तो फर्स्ट नंबर आपने अपने माइंड के अंदर याद रखना है कि हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ का ही रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन होती हैं उसको आपने रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, हमारे पास कुछ असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपने उसे क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा वो एक तरीके से हमारा नॉमिनल अकाउंट है जी, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है हमारा, इसको हम एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहेंगे जी। तो आपने ये भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड यूज़ करने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है जी। तो जितनी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, असेट्स यहाँ पे कौन सी, फिक्स्ड करंट असेट नहीं लेनी आपने। तो अगर देखो करंट असेट्स के अंदर क्या होता है, जैसे डेटर भी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो, ठीक है जी। जैसे डेटर, अगर मान लीजिए डेटर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स आपका फायदा हो रहा है, तो सिंपली कह लीजिए बाय इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ सेट्स। अगर सेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्रेडिट में लिखना है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है अपने डेबिट में लिखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होते हैं सारे के सारे लॉसेस, क्रेडिट होती हैं सारी की सारी इनकम। सेम अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका लॉस है, डेबिट में लिखा जाएगा जी। अगर असेट जो कोई अनरिकॉर्डेड है उसे जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका फ़ायदा होगा, फ़ायदे हैं तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अगर लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है उसे रिकॉर्ड करोगे, आपके लिए क्या है, लॉस है, तो डेबिट में लिखना होगा। मान लीजिए अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट्स आपके ज़्यादा हैं और लॉसेस आपके कम हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट ही निकल कर बाहर आएगा। और हमने लिखना क्या उसके लिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि ठीक है जी हमारे जो 2 ओल्ड पार्टनर हैं आपने हमेशा ओल्ड पार्टनर ही रखने हैं। जैसे ए और बी मेरे ओल्ड पार्टनर हैं, तो जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी उस ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है जी और डेबिट का 80,000 है, तो दोनों का डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है 20,000, उनको आपने उनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा है। तो सिंपली याद रखना है, प्रॉफिट सारे क्रेडिट में लिखे जाएंगे, लॉस जितने भी होंगे वो आपने डेबिट में लिखना है जी। कुछ हमारे पास
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का क्या मतलब रहेगा। जैसे कि इंक्रीज, एप्रिशिएट या रेज्ड, इन सब का मतलब होता है बढ़ना, कि किसी भी चीज़ की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है जी। डिक्रीज, डेप्रिशिएट या डिक्लाइन मतलब सिंपली आपका कम होना, कि किसी भी आइटम की वैल्यू आपकी कम हो रही है। अंडर वैल्यूड, देखो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू कम लग चुकी है भी, ठीक है जी, किसी भी चीज़ की वैल्यू आपसे कम लग चुकी है, अब आपको ज़्यादा करनी है उसकी वैल्यू, अब आपको उसको रेक्टिफाई करके दिखाना होगा। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है वैल्यू ज़्यादा लग चुकी है, अब आपने उसे कम करके दिखाना है, ठीक है जी। इन्हीं चीज़ों को हम एक बार क्वेश्चंस एक एग्जांपल लेकर छोटे छोटे उनसे देखते हैं किस तरीके से करना है जी। जैसे मेरे पास बैलेंस शीट गिवन है, फर्नीचर की वैल्यू 10,000 गिवन है जी। तो फर्नीचर इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹1000, कि फर्नीचर की वैल्यू 1000 रुपये से बढ़ गई। अगर देखो फर्नीचर की वैल्यू अगर 1000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है जी, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएंगे और क्रेडिट साइड में आपने 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देना है बाय फर्नीचर के नेम से। और जो हमारी इसके बाद एक न्यू बैलेंस शीट भी बनेगी, तो आपने क्या करना है जी, न्यू बैलेंस शीट के अंदर जाकर 10,000 का पुराना फर्नीचर और 1000 का ये टोटल आपने 11,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर है जी। यहाँ 1000 करेंगे क्योंकि 1000 से इंक्रीज हुई है, यहाँ आपका 11 हो जाएगा क्योंकि 10 की ऑलरेडी थी, 1000 की इंक्रीज होगी तो 11,000 हो गया। क्लियर है, फर्स्ट हमारे पास ये रहेगा। सेकंड है हमारे पास इसी के अंदर, फर्नीचर इज इंक्रीज्ड अप टू या टू या एट ₹12,000। देखो टू अप टू एट का मतलब होता है तक, आपने ये याद रखना है तक इसका, और बाय मतलब होता है से, ठीक है जी। फर्नीचर आपका 12,000 रुपये तक इंक्रीज हो गया, देखो 12,000 रुपये तक इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ आपने जो न्यू बैलेंस शीट के अंदर तो आपने रिकॉर्ड करना है 12,000 का फर्नीचर, क्योंकि आज उसकी वैल्यू 12,000 रुपये तक बढ़ चुकी है, ठीक है जी। अब असल में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कितना लिखेंगे, क्योंकि पहले वैल्यू आपकी 10,000 थी, आज उसकी वैल्यू 12,000 रुपये तक बढ़ गई, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है आपको 2,000 का। क्लियर है जी। तो आपने क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज़ लिखने हैं जी। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास, फर्नीचर इज डिक्रीज्ड बाय ₹2,000, फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपये से घट गई। देखो फर्नीचर अगर घटेगा तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप जाएंगे और वहाँ आपने 2,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिख देना है। क्लियर है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है वो 10,000 की है, और यहाँ पे क्या रखा है कि फर्नीचर 2,000 रुपये से घट गया, तो इट मीन्स नई बैलेंस शीट के अंदर जो आपने फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करनी होगी वो 8,000 रुपये की करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्नीचर इज डिक्रीज्ड अप टू एट या ₹6,000, कि फर्नीचर 6,000 रुपये तक घट गया, मतलब आज उसकी वैल्यू घटकर 6,000 रुपीज़ रह चुकी है। तो आपने जो न्यू बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर की वैल्यू जो रिकॉर्ड करनी है वो आपने 6,000 करनी है, क्योंकि आज उसकी वैल्यू 6,000 रुपीज़ तक रह चुकी है। तो वैसे वो बैलेंस शीट के अंदर कितने का गिवन था, ऑलरेडी आपको 10,000 का था, आज उसकी वैल्यू 6,000 रुपये तक रह चुकी है, इसका मतलब 4,000 रुपये का आपका लॉस हो चुका है जी। तो आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाना है और डेबिट साइड में 4,000 रुपीज़ लिख देना है, क्योंकि 4,000 रुपये का आपको लॉस हो चुका है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट थी। अब हमारे पास दो एडजस्टमेंट हो रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास ओवर वैल्यूड से रिलेटेड, सेकंड है अंडर वैल्यूड से रिलेटेड। देखो जी, बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की वैल्यू 11,000 की गिवन है, और एडजस्टमेंट है मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो फर्स्ट नंबर आपको ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओवर वैल्यूड का मतलब होता है वैल्यू ज़्यादा लग चुकी है, अब आपको कम करनी है जी। क्लियर है। तो अब देखो, अगर हमें वैल्यू कम करनी है और मशीनरी की वैल्यू कम करनी है तो मतलब सिंपली मेरा लॉस होने वाला है। तो मैं फर्स्ट नंबर पे क्या करूँगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाऊँगा और वहाँ पे क्या करूँगा, टू मशीनरी लिख दूंगा, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन कितने % डिक्रीज हो रही है ये देखना है आपको। देखो यहाँ ओवर वैल्यूड बाय 10% है, इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन वाली वैल्यू है वो आपको 110% की गिवन है।
क्लियर है जी, क्योंकि देखो हमेशा 100% होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि मशीनरी की वैल्यू 10% ज़्यादा लग चुकी है। क्लियर है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए करना क्या है, आपने जो वैल्यू गिवन है आपने उसे ऊपर रखना है न्यूमरेटर की जगह, अपोन में कर देना है डिनोमिनेटर में। 100% तो देखो होता ही है मैक्सिमम आपका, 10% ज़्यादा लग चुका है तो इसे 110 बना दो। अगर मान लो 20% ज़्यादा है तो 120 करना है, अगर 30% ज़्यादा है 130 करना है, इंटू कर दीजिए 100 आप, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपने 100 के अकॉर्डिंग निकालनी है। जब इसे आप कट करोगे, कट करने के बाद आपका आंसर आएगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ उस चीज़ की, मशीनरी की असल वैल्यू 10,000 थी जिसे आपने 11,000 रिकॉर्ड कर चुके हो। इसका मतलब सही करने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करनी होगी बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपीज़। न्यू बैलेंस शीट में तो 10,000 लिखेंगे, बट आपने 10 की बजाय 11 लिखे हुए हैं तो अब आपको 1,000 कम करना पड़ रहा है, तो आपने मशीनरी का 1,000 पे लिखना है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। क्लियर है जी। नेक्स्ट है इसी के अंदर मशीनरी आपकी 9,000 है और मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब देखो मशीनरी की वैल्यू कम लग चुकी है, अब आपको ज़्यादा करनी है। देखो अगर आपको ज़्यादा करनी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपने क्रेडिट साइड में जाना है और लिखने होंगे अमाउंट जो बनती है। देखो 9,000 है, इसे आपने ऊपर रखना है न्यूमरेटर की जगह। अब देखो अंडर है, 100% तो होता है मैक्सिमम, अब अंडर के अंदर आपने माइनस करना है, तो 10% माइनस कर दिया जी, 90 बन गया। अगर मान लो यहाँ 20% होता तो मैं 80 कर देता, 100 में से 20 लेस। अगर यहाँ 30 होता तो 100 में से 30 लेस कर देता, 70 आ जाएगा। इंटू करें 100, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10,000। मतलब मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू 10,000 थी, जबकि आपने रिकॉर्ड करी हुई है 9,000 रुपये, तो इसका मतलब 1,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है जी। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। अब नई बैलेंस शीट के अंदर आपने एक्चुअल वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी है। जो न्यू बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे तो वहां आपने क्या करना है जी, एक्चुअल वैल्यू ही रिकॉर्ड कर देनी है 10,000 रुपीज़। अब हम करते हैं जी इनकी जर्नल एंट्री, कि आपने जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करनी है जी। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट नंबर है असेट इंक्रीज। देखो अगर मैं सिंपली वे में आपको समझाऊं तो बिल्कुल ही छोटा तरीका है जर्नल एंट्री पास करने का। आपने रिवैल्यूएशन वर्ड को याद रखना है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपने सिंपल पॉइंट है याद रखना है, रिवैल्यूएशन को करना है क्रेडिट। अगर आपको हो रहा है लॉस तो आपको रिवैल्यूएशन वर्ड कर देना है डेबिट। सिंपल तरीका। असेट इंक्रीज होगी तो आपका फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन वर्ड होगा क्रेडिट। लो जी कर दो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है जी, असेट्स की। लो जी यहाँ कर दीजिए असेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स की वैल्यू हो रही है डिक्रीज तो आपके लिए क्या है, लॉस। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को करें डेबिट और टू करेंगे हम असेट्स अकाउंट। अब अगली है लेबिलिटी इंक्रीज। देखो जब भी लेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका लॉस ही होगा, तो आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू कर देना है लेबिलिटी अकाउंट। और नेक्स्ट है लेबिलिटी डिक्रीज। जब भी लेबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट होगा जी। प्रॉफिट होगा तो टू करें रिवैल्यूएशन अकाउंट और लेबिलिटी को कर दीजिए डेबिट। असेट अनरिकॉर्डेड है। देखो जब भी असेट अनरिकॉर्डेड है तो जब भी आपसे रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से 10,000 लेने हैं बट मेरे को उसका याद नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन आज मैं जैसे ही रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए वो एक तरीके से असेट्स बन जाएगी, तो मेरे लिए वो फायदा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है और असेट्स वर्ड को डेबिट कर देना है जी। क्लियर है। मान लीजिए कि मेरे पास डेटर है अनरिकॉर्डेड, तो डेटर टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। लेबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो आपके लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपने कर देना है लेबिलिटीज। क्लियर है जी। अब अगला है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर आपको प्रॉफिट हो गया। देखो अभी भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, जब भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर का प्रॉफिट है और उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो आपने तो सिंपली क्या कर देना है, पार्टनर को करना है क्रेडिट टू ए टू बी और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने कर देना है डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी, एंट्री हो जाएगी।
और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, जब भी रिवैल्यूएशन के अंदर आपको लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल होगी डिक्रीज, तो इसलिए उन दोनों को करेंगे हम डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, और 2 कर देंगे जी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी चीज़ को हम एक तरीके से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उससे भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से हमारा क्या है जी, लेजर है, और लेजर से हम जर्नल इजीली पास कर सकते हैं। बस आपको एक सिंपली रूल याद रखना है जी, जो चीज़ देखो ये हमारा अकाउंट है, अकाउंट का मतलब होता है सिंपली लेजर, ये एक तरीके से हमारी लेजर है। अगर लेजर की जो चीज़ क्रेडिट है वो जर्नल की डेबिट होती है जी, बस ये आपने याद रखना है। और जो चीज़ लेजर की डेबिट है वो जर्नल की क्रेडिट होगी। जैसे कि अब मैंने लिखा था इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ सेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये मेरा एक तरीके से लेजर की क्रेडिट, तो जर्नल की डेबिट में जाएंगे, असेट टू रिवैल्यूएशन बन जाएगा। जैसे कि डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ सेट, असेट की वैल्यू डिक्रीज है तो ये लेजर की डेबिट है, तो जर्नल की ये क्रेडिट में होगा टू असेट। चेक कीजिए, जर्नल की क्रेडिट में है टू असेट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट। इसी तरीके से हमारी जितनी भी एंट्रीज पास करनी हो आप इजीली कर सकते हैं जी। क्लियर है? तो ये हमारा एक टॉपिक था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।